नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के चेन्नई में 3 दिवसीय G20 आपदा जोखिम नवीनीकरण कार्य समूह बैठक जारी। आपदा प्रबंधन में देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर किया गया विचार विमर्श। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, आपदा से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आए साथ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की अपील। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को जम्मू स्थित भारतीय संवेद औषध संस्थान में भांग की खेती वाले क्षेत्र का किया दौरा। पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल भांग की नई किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता पर दिया बल। जितेंद्र सिंह ने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य पर संतोष किया व्यक्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कराया है अवगत। प्रभावित लोगों को की जा रही है मदद। हरिद्वार में 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल पूरी तरह हुई है प्रभावित। बिजली के बिल 3 महीने तक रहेंगे स्थगित। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उधर उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। राज्य में 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में आयोजित हो रही है। ये बैठक 26 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। बैठक को G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रोथ और आपदा प्रबंधन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में आकर आपदा से निपटने के लिए काम करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अलग अलग देशों की प्रतिबद्धताओं के चलते इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। वहीं G20 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाकर आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू स्थित भारतीय संवेद औषध संस्थान का 4था फार्म में भांग की खेती वाले क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने 1 एकड़ संरक्षित क्षेत्र का जायजा लिया, जहां संस्थान बड़े पैमाने पर भांग की बेहतर खेती कर रहा है। श्री सिंह ने जलवायु नियंत्रण सुविधाओं वाले ग्लास हाउस का भी दौरा किया, जहां भांग की किस्मों में सुधार पर शोध कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने देश की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल भांग की नई किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पहले ही अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक चीजें सुनिश्चित करने का काम कर रही है। हरिद्वार में भी 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र को हमने आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के ऋण को लेकर भी हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध करेंगे। बाढ़ की स्थिति भी है और आपदा की स्थिति भी है। इन सब के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पहले ही मैंने अवगत करवा दिया है और हम लोग जो है यथासंभव राज्य की सरकार जो इस विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको सभी प्रकार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए बिजली की लाइनें हैं, बिजली की लाइन है, पेयजल है, PMGSY की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, मरीजों का उपचार है, 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं,
उन सभी के लिए, क्योंकि जो ज़रूरी इंतजाम है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया, जिससे काफ़ी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ। 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे, और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए कहा है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के बेहतर प्रयास से कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को बाजार में अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार बातचीत कर चुके जम्मू कश्मीर के पामपोर के केसर उत्पादक अब्दुल मजीद ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि सैफरन पार्क बनाने समेत सरकार की योजनाओं की मदद से केसर का उत्पादन बढ़ा है और केसर उत्पादक किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर का केसर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और पामपोर जाना जाता है इसी केसर के उत्पादन के लिए। और इस वक्त हम पामपोर में ही मौजूद हैं और अब्दुल माजिद हमारे साथ हैं, जो केसर को उत्पादन भी करते हैं, केसर के उत्पादक भी हैं और जाने माने व्यापारी भी हैं। माजिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2-3 सालों में अगर हम केसर का उत्पादन कहते हैं या केसर की मार्केटिंग कहते हैं, उसमें क्या बदलाव आया? 2-3 साल से इसमें काफी बदलाव आया है कि ये सनद पीछे गई थी। अब क्योंकि मार्केटिंग की वजह से पीछे हो गई थी, तो लेकिन अब 3 साल से ये फिर अब पटरी पर आ रही है, क्योंकि उसमें एक हमें भरपूर इसमें एक किसान को लाभ मिल रहा है कि उसको असली कीमत आ रहा है। खरीदार है उसको जीआई टैग से असली केसर मिलता है, असली कश्मीरी केसर मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर केसर उत्पादन करने वाले हैं या केसर के व्यापारी हैं, उनको इससे क्या फायदा मिला? डायरेक्ट फायदा इसको आ गया, इस जीआई टैग से डायरेक्ट फायदा एक फार्मर को आ गया। अब ये नहीं जाना पड़ता है बिजवाली के पास कि मेरा केसर है ये ले लो। अब उसको घर ही में बैठे उसको सिर्फ साफरा पार्क तक जाना है, वहाँ पर अपना प्रोड्यूस रखना है, तो उसको बिल्कुल फायदा आ गया। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 2-3 सालों में आपने कहा एक बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसानों की आय है उन्होंने एक टाइम लिमिट रखी थी कि हम दोगुना कर देंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो उससे पहले ही दोगुना हो गया। बिल्कुल इसी वजह से हो गई दुगना, क्योंकि हमें आता था 1,10,000 रुपए केजी को। अब वही पार्क में हमें आ रहा है अभी 2,20,000 2,30,000 रुपए है, तो इससे डबल फायदा हमारा हो गया है। प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई थी? 2 बार, एक तो वो मन की बात में, दूसरा लाइव प्रोग्राम हुआ था 2020 में, लाइव प्रोग्राम उनसे हुआ था। तो बहुत उन्होंने भी तकरीबन एक जो हमारी पब्लिसिटी इसकी चाहे सैफरान की, तो वो खुद प्रधानमंत्री ने की। वो पब्लिसिटी उन्हीं की से हुई है, उनकी जबान से ही हुई है पब्लिसिटी हमारी कश्मीरी सैफरान की, तो हम उनके बहुत ही आभारी हैं। तो इससे आप लोगों का उत्साह कितना बढ़ जाता है और कितना आपको अपने व्यापार में कितना प्रोग्रेस? बिल्कुल हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर देखा कि एक फार्मर को किस किस तरीके से, यही नहीं कि केसर क्या, बाकी जो मसलन हमें 3-3 हजार रुपए मिल रहे हैं वो भी हर एक किसान को मिल रहे हैं, तो ये काफी एक किसान को हर तरह से गवर्नमेंट सहायता कर रही है, इसीलिए किसान चल रहा है। केसर उत्पादन में यहाँ पर 1600 से ज्यादा परिवार लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बेहद खुश हैं यहाँ पर जो केसर के उत्पादक हैं। उनका कहना है कि इस तरह का माहौल जो अभी बना है पिछले 2-3 सालों में, वो पहले कभी नहीं बना था। केसर का उत्पादन है वो तो अब बढ़ ही रहा है। कुछ ही दिनों में विश्व में भी जो ये उत्पादन है, जो कश्मीर के केसर का नाम है, वो सबसे ऊपर होगा। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, पामपोर। और देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र भी भारी बारिश से बेहाल है।
रत्नागिरी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं रायगढ़ के इरशालवाड़ी में चल रहा राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। बीते बुधवार को पहाड़ सरकने से एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। मौसम विभाग ने आज पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ दिन तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज से अधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफना रही नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने इंदौर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश होने के आसार हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में शिप्रा, बुरहानपुर और बैतूल में ताप्ती नदी उफान पर है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज्यादा गांव का जो जिले हैं उनसे संपर्क टूट गया है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहां केमडा गांव के पास भूस्खलन के कारण ये रास्ता बंद हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य में 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। प्रभावित आबादी घटकर 1714 हो गई है। कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही है। सभी नदियों में गिरावट का रुख दिख रहा है। रविवार को किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। इस साल बाढ़ की पहली लहर में मरने वालों की संख्या 9 है। राज्य के 3 जिलों बारपेटा, डिब्रूगढ़, शिवसागर में 3 राजस्व मंडलों के 16 गांव अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 133 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित है और 4629 से अधिक जानवर बाढ़ से प्रभावित हैं। एक राहत वितरण केंद्र कल शुरू हो गया है। माजुली में कटाव हो रहा है और एक परिवार को कल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के बहुत कम जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में खजूर में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर शोध कार्य किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि इस वर्ष प्रत्येक पेड़ पर 100 किलो से भी अधिक गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2015 में आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा विकसित खजूर की किस्म ADP-1 के 150 टिश्यू कल्चर पौधे यहां लगाए गए थे। लगाने के तीसरे वर्ष में फल आना आरंभ हो गए थे और चौथे 5वें वर्ष तक 60 से 80 किलो तक फल प्राप्त होने लगे थे। खजूर में चूंकि नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पेड़ों पर आते हैं, अतः कृत्रिम परागण एक आवश्यक क्रिया है जो कि प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य है। फरवरी के महीने में पुष्पण होने पर नर के पौधों से पराग लेकर मादा के फूलों से परागण किया जाता है। पराग को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारण करके अगले वर्ष भी परागण के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। काजरी निदेशक डॉक्टर OP यादव ने बताया कि खजूर की किस्म ADP-1 सफल रही है। ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु खजूर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इन अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने समय समय पर खजूर की खेती के ऊपर नए प्रयोग किए हैं, नवाचार किए हैं और जिसका परिणाम ये है कि आज पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती पनप रही है और आगे बढ़ रही है। इसकी खेती में कुछ तकनीकी बातें हैं जिसको हम किसानों तक अपने कॉन्फ्रेंस से, उनकी फील्ड विजिट से, किसान मेले के माध्यम से उनसे करवाते हैं और उनको पूरी जानकारी दी जाती है क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में और इसकी जो प्लांट ज्योमेट्री है, कितने पौधे होने चाहिए, कितने नर होने चाहिए, कितने मादा होने चाहिए। आज का नतीजा ये निकला है कि 1 हेक्टेयर में 1 साल में 4 साल के बाद किसान की नेट इनकम प्रति हेक्टेयर 6 लाख रुपए तक की हो जाए।
प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अखत सिंह ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण फलों के उत्पादन के लिए फसल नियमन एवं गुच्छों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। परागण का कार्य फूल खिलने से 36 से 48 घंटे के भीतर कर देना चाहिए तथा सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए प्रति पेड़ केवल 12 से 15 गुच्छों को रखकर शेष को हटा देना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है वो खजूर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और जैसा कि अभी इसका एरिया काफी तेजी से बढ़ रहा है, खास करके अपने पश्चिमी राजस्थान और जो गुजरात का कच्छ रीजन है वहाँ पे मेजॉरिटी में इसकी खेती हो रही है। और जहाँ तक इसके तकनीकी की बात की जाए तो खजूर में बेसिकली नर और मादा जो दोनों पेड़ अलग अलग होते हैं, तो इसकी अगर पूर्ण रूप से अच्छी उपज लेनी है तो 2 क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। एक तो पॉलिनेशन की है, जिससे कि जब भी जो मादा फूल आते हैं उसमें नर का जो पराग है वो लेके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसको कहा जाता है वो कराना आवश्यक है। दूसरा है कि अगर आप जैसे देख रहे होंगे तो इसमें करीब 20 से 25 जो गुच्छे हैं एक साथ आते हैं। अगर इनको सबको अलाउ किया जाए तो इसकी फ्रूट की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, जैसे इसकी साइज हो या मिठास हो। उसके लिए है कि हम लोगों ने जो अपने प्रयोग में देखा है कि 12 से 15 जो गुच्छे हैं उसको अगर रखा जाए तो फल की साइज भी काफी अच्छी होती है और एक गुच्छे की उपज अगर देखें तो करीब करीब 10 से 12 किलो तक प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये 2 क्रियाएं जो है अवश्य करनी चाहिए अगर उसका भरपूर उत्पादन लेना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 90,000 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी 90,000 से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस राशि का उनके कृषि कारोबार में काफी सहयोग रहता है। जहां सामान्य रूप से ये राशि किसान नए उपकरण और बीज खरीदने में उपयोग करते हैं, वहीं कठिन परिस्थितियों में ये राशि उन्हें कृषि से जुड़े कार्यों में मददगार साबित होती है। मैं छोटा सा किसान हूँ, मेरे गांव में मेरी छोटी सी खेती है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान निधि चलाई हुई है उससे हमें बहुत सी मदद मिलती है। किसानां वास्ते खाद भी है, बीजां वास्ते और कोई ढेर पाना कुछ भी रूड़ी पानी है उहदे वास्ते हर रंग वास्ते फायदा है। किसानां नूं हर तरीके दा ही फायदा है। जो चलाई योजना बहुत वधिया चलाई है। मोदी दी सम्मान निधि जो 6,000 रुपया सानू साल दा मिलदा है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੂਜ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोदी साहब ਦਾ 2-2 हज़ार रुपया ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ गरीब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं को केंद्र सरकार का अमूल्य उपहार है। इस योजना का ही परिणाम है कि कठिन परिस्थितियों में भी किसान साल भर खेती करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खेती किसानी के लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और यहां सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अंचल से देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के किसान खेती के लिए पानी नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं, पर कुछ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के चलते पानी की समस्या रहती थी। पर अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना का लाभ उठाते हुए किसान फसलों में अच्छा उत्पादन करने लगे हैं।
अमृत सरोवर योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 7 ब्लॉक में 101 अमृत सरोवर तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 80 तालाब बन चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसान इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो इससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के माध्यम से 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है, जो जिले की बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी अनेकों योजनाओं में से एक अमृत सरोवर योजना ने नर्मदापुरम जिले के किसानों की तकदीर बदलने में बड़ा योगदान दिया है। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बाढ़ सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है। यहाँ बीन्स की बुआई करते रहें।
उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं, किसान मूंग की बुआई करे। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले, वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रुपाई कर ले, यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करे। कपास के खेत से घास फूस निकाले, साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहे। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डाले। अमरूद के बागों से खरपतवार निकाले। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर ले, वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करे। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहे। पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर ले, इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करे। इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में वाराणसी में जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग शुरू हो गई है। पुरातत्व विभाग की एक टीम वजूखाने को छोड़कर ये सर्वे करेगी। पुरातत्व विभाग की टीम को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठक होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 विधेयक ला रही है। इनमें कई नए बिल हैं तो कुछ पहले संसद में पेश हो चुके हैं, जिन पर चर्चा होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक सोमवार में शुरू। ये बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने जब सोशल नेटवर्किंग मंच थ्रेड्स को पेश किया था तो कुछ ही दिनों में इसके 10 करोड़ उपयोगकर्ता हो गए थे। इसके बाद इसे ट्विटर किलर जैसी उपाधियां दी गई थी। लेकिन ट्विटर के अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह थ्रेड्स का प्रभाव भी कम होता दिख रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल भारत पुस्तकालय में लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई कनेक्शन के साथ डिजिटल कॉर्नर, हिंदी कॉर्नर और इंडिया कॉर्नर जैसे नए संसाधनों का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में हिंदी में पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है, जिसमें हाल ही में 391 नए हिंदी पुस्तकें जोड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही नज़ारा दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र और साहिबाबाद इलाके में हिंडन नदी के किनारे बसे गांवों में भी दिखाई दे रहा है। खासतौर से डूब क्षेत्र में बनाए गए मकानों में रह रहे लोग हिंडन नदी में एकाएक बाढ़ आने के बाद इलाके में हुए जल भराव के बाद बेहद परेशान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री मदन दास देवी का आज तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।